हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोटेशन डिस्कस करते हैं। बिकॉज नाउ दिस डेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट आवर सेल्फ, क्योंकि सिचुएशंस ऐसे हमारे लाइफ में अभी आ रही है ना कि इसके लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा चाहिए। तो एक मोटिवेशन कोटेशन यहाँ पर है, योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर फीलिंग्स। अब देखो कि हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं ना, उनसे हमारे अनुभव बनते हैं, ठीक है। और इंसान जो होता है, आपने सुना भी होगा, इंसान जो होता है अपने अनुभव से क्या करता है, कोई भी कार्य करता है, ठीक है। और अनुभव से कोई भी कार्य करता है, और ये जो आप कार्य करते हो यही आपकी क्या बनाती है, लाइफ को बनाती है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो अभी लाइफ जी रहे हो, या जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं, या कोई भी आदमी अगर जो जीता है, तो वो अपने कार्य जो करता है ना, उसी के हिसाब से जीता है। और ये जो कार्य वो कोई भी कर रहा है, या कोई भी एक्शन जो करता है, इट कम्स फ्रॉम आवर अनुभव, इट्स कम फ्रॉम आवर फीलिंग्स, ओके। और जो फीलिंग हमारे आती है, कहाँ से आते हैं, विचार आते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो ना कि जो हमारे विचार से हमारे क्या बनती है, ज़िंदगी बनते हैं। अब देखो, ये जो हमारे थॉट्स आते हैं, विचार जो आते हैं, कहाँ से आते हैं, आप जिन लोगों से बातें करते हो, ठीक है, या जिनकी बातें आप सुनते हो, जिनसे आप मिलते हो, ये अनुभव जो होते हैं, ये जो आपके थॉट्स होते हैं, उन्हीं लोगों से आते हैं। अगर आप पॉजिटिव मीन्स अगर लाइफ में जो पॉजिटिव हमेशा सोचते हैं, अगर उनके पास कितने भी प्रॉब्लम हो, अगर उनके साथ अगर आप रहते हो या बातें करते हो या उनकी बातें सुनते हो, तो आप में भी लाइफ में भैया जब भी आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो हमेशा उस टाइम आप पॉजिटिव स्टैंड लेके खड़े रहते हो। सपोज़ कोई एक ऐसा बंदा है, 4 बंदे ने आपको, या एक बंदे से आप बात करते हो, उसने आपको बोला यार ये एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आप भी सोचोगे यार हाँ यार ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं आप भी, आपका जो एक्शन होगा ना, उस थॉट्स के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं ऐसे भी कोई आदमी मिलेगा, यार ये तो आसान है, ईजिली कर लेंगे, मेहनत करेंगे, तो फिर आपके जो थॉट्स हैं ना, यहीं से आपके इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। तो इसलिए बोला जाता है केयरफुली वॉच योर थॉट्स। मतलब जिन लोगों से आप बातें करते हो या जिनकी आप बातें सुनते हो, आप उनका अच्छे से क्या करो, चयन करो, ठीक है। और उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में हमेशा रहो जो आपको हमेशा अपलिफ्ट कर सकता हो, जिससे आप अपना जो भी गोल है लाइफ में उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है, योर थॉट्स इन्फ्लुएंस योर फीलिंग। आपके जो विचार होते हैं भैया, वो प्रोवाइड करते हैं किसको, आपके अनुभव के। और ये आपके जो फीलिंग होते हैं ना, ये आपका कार्य करने का जो तरीका होता है, ये फीलिंग से आता है। और ये जो आप कार्य करते हो, वो जो अभी हम लोग लाइफ जी रहे हैं, उसी का रिजल्ट है। तो भैया अगर बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो हमेशा जो अच्छे थॉट्स वाले विचार लोग रहते हैं, या जो आपके अच्छे विचार वाले बातें वाले बोलते हैं लोग, उन्हीं के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा करो, या उनकी बातें सुना करो, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया इन्वेंट्री कंट्रोल में, एक क्विक रिवीजन आप लोगों को दे देता हूँ, सो दैट यू कैन कनेक्ट दिस लेक्चर फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने इन्वेंट्री में ये समझा कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री, क्या होती है, इन्वेंट्री के बारे में समझा कि इन्वेंट्री होती क्या है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े, तो इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक पाइपलाइन इन्वेंट्री, एंटिसिपेशन इन्वेंट्री, सीजनल इन्वेंट्री, ओके। फिर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े ना, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कॉस्ट इन इन्वेंट्री की कौन कौन से जो कॉस्ट होते हैं, वो इन्वेंट्री से के साथ एसोसिएट होते हैं। अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने इन्वेंट्री के साथ परचेजिंग कॉस्ट, ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, फिर हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था स्टॉक आउट कॉस्ट। ये जो तीनों कॉस्ट होते हैं, इनको मिलाकर हम लोग वहाँ पर टोटल एनुअल कॉस्ट बोलते थे। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मॉडल हम लोगों ने बात किया था। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था, मॉडल 2 तरह के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। इफ़ द डिमांड ऑफ कस्टमर इन मार्केट इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलते थे, डिटर्मिनिस्टिक। जो मार्केट में जो भी यहाँ पे डिमांड रहने वाला है प्रोडक्ट का, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। बट इफ़ द डिमांड इज़ वेरी, बिकॉज इन रियल लाइफ डिमांड इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, तो उसको हम लोग बोलते थे प्रोबेबिलिस्टिक। बट इन आवर सिलेबस ओनली डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इज़ इंक्लूडेड, ओके। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक के अंदर में एक मॉडल डिस्कस किया था, जिसका नाम था EOQ। इट मीन्स व्हाट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। दिस इज द क्वांटिटी एट विच द टोटल एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम। मतलब अगर आप इस क्वांटिटी को मंगवाते हो, तो जिससे आपका जो टोटल एनुअल कॉस्ट था, क्या था, मिनिमम आता था। फिर हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे अगर हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हैं ना, तो हमें डिस्काउंट मिलता है। तो सेकंड हम लोगों ने जो मॉडल डिस्कस किया था, उस मॉडल का क्या नाम था, डिस्काउंट मॉडल था, ठीक है। तो अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, तो इस लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब मतलब इन्वेंट्री को मैनेज करना, सबसे पहले समझेंगे
क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये होता क्या है, सबसे पहले इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट इनिशियली वाई इट इज़ नेसेसरी, भैया ये इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना क्यों इतना नेसेसरी हो जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। सपोज़ आप किसी मॉल में जाते हो, ठीक है, किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए। मुझे ये बताना यार, छोटा सा मॉल हो या बड़ा सा मॉल हो, जब आप वहाँ पे शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हो तो क्या भाई वहाँ पे एक ही आइटम रहता है? मुझे ये बताओ। आप जब देखना, जब एंट्री करते हो, अगर बड़े मॉल में आप जब एंट्री करते हो, आप हमेशा देखते हो यार कि सामने जो लग्जरी आइटम्स होता है, जैसे कार हो गया या और भी कोई महंगा आइटम, ये छोटा सा मान लो कोई आप दुकान भी एंट्री करते हो, उसके जो महंगे कपड़े होते हैं ना वो सबसे स्टार्टिंग में लगे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप एंट्री करते हो तो देखते हो यार कोई कोई ऐसा आइटम रहता है वो जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर मॉल के अंदर रखी रहती है। और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो बहुत ही लेस क्वांटिटी में रहती है, और कुछ तो ऐसी होती है जो फ्यू रहती है। जैसे कार जो होता है, अगर आप मॉल में देखोगे 1 या 2 रखते हैं, ठीक है। कुछ क्वांटिटी आप देखोगे बहुत ज़्यादा रखते हैं, कुछ बहुत ही कम रखते हैं। तो भाई इसका रीज़न क्या होता है उनको, मतलब ये कैसे पता चलता है कि भाई हमको कौन सी इन्वेंट्री कम रखना है, क्यों ज़्यादा रखना है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले ये तो समझ में आ गया कि अगर आप कोई मॉल जाते हो तो वहाँ पे भैया 1000 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। मोर देन 1000 हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ। तो इतने सारे अगर इन्वेंट्री मान लो उसको मैनेज करके अपने शॉप में रखना है, मॉल में रखना है, तो भाई उसको कैसे कब याद रहेगा कि भाई कौन सा आइटम मेरा ख़त्म हो गया, कौन सा लाना है। ऐसा छोटा सा दुकान थोड़ी यार कि डेली वो घूमते हुए चलेगा। उसको तो भैया एक दिन, मतलब एक दिन क्या, इतना टाइम चला जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई कौन सा मेरा यहाँ पे अवेलेबल है और कौन सा मेरा शॉर्टेज हो गया है। तो ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, क्योंकि देखो सारे आइटम को एक जैसा वो ट्रीट तो कर नहीं सकता है, मतलब वो सारे आइटम को शॉर्टेज भी नहीं रख सकता है और सारे आइटम को अवेलेबल भी नहीं करवा सकता हो। समझेंगे काहे क्यों नहीं करवा सकता है, ठीक है। अवेलेबल का मतलब ये है कि मान लो कुछ ऐसे आइटम है जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है यार, जैसे कार वगैरह, लग्जरी वगैरह कार हो गया, तो वो उनको अवेलेबल करवा के इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं और उसका भाई जो कस्टमर उसको परचेज करने के लिए आते हैं बहुत ही कम आते हैं। बट अगर कुछ ऐसे भी इन्वेंट्री होते हैं, अगर उनका जो शॉर्टेज हो जाएगा तो शॉर्टेज होने से आपको पता है कि जो कस्टमर के साथ रिलेशन है वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर इन थाउजेंड्स इन्वेंट्री को क्यों ना कुछ ऐसा मैनेजमेंट किया जाए ताकि भाई अब थाउजेंड्स मान लो इन्वेंट्री मेरे पास है, ठीक है, तो उसको मैं क्या करूँगा, कुछ कैटेगरी वाइज में बांट दूंगा। उस कैटेगरी में बांटने से ये होगा कि ये जो 1000 टाइम्स अब अभी आपके जो इन्वेंट्री दिख रहे हैं ना, ये भाई अभी सिंगल, मतलब बहुत ही कम आइटम दिखने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो आप, जैसे कि एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, थर्मल इंजीनियरिंग। तो भाई थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब्जेक्ट थोड़ी है, इसके अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, पावर प्लांट पढ़ेंगे, आरएसी पढ़ेंगे, आईसी इंजन पढ़ेंगे, समझ रहे हो, HMT हीट ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। तो इतने सारे को मिला के आपने क्या नाम दिया, एक नाम दिया। उसी तरह यहाँ पे 1000 आइटम को भाई हम लोग कुछ ऐसे कैटेगरी में बांटेंगे ताकि हमें ये आसानी हो जाएगा भैया कि वहाँ पे जब भी हम लोग मॉल में कुछ आइटम को हम लोग को मंगवाना है बाहर से या कुछ परचेज करना हो या मतलब देखना है अवेलेबल है कि नहीं है, बस उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे हाँ कौन सा आइटम को मंगवाना है, कौन सा नहीं मंगवाना है। तो ये तो समझ में आ गया कि इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करना इसलिए रिक्वायरमेंट हो गया है क्योंकि इतने सारे आइटम जो अवेलेबल रहते हैं और सारे आइटम को अगर हम लोग इक्वली मान लो अगर उसको मैनेज करना स्टार्ट करें कि कब कौन ख़त्म हो गया, कौन अवेलेबल है, कौन शॉर्टेज हो गया, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस टास्क को कम करने के लिए हम लोग कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइप्स पढ़ते हैं जो हमें हेल्प करते हैं इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आइटम्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका होता है, इम्पॉर्टेंट सा है लेकिन दिस इज़ द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन ऑल दिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ द टाइप्स। लाइक फर्स्ट वन इज़ ABC एनालिसिस, समझेंगे हम लोग, ये भी एक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टाइप है, ठीक है। ABC एनालिसिस हो गया। सेकंड आपका आता है FSN, ठीक है। तो भाई इसके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, पूछेगा भाई FSN का मतलब क्या होता है। F मतलब होता है फास्ट मूविंग, S का मतलब स्लो मूविंग एंड N का मतलब होता है नो मूविंग। मतलब समझेंगे ये क्या होता है ये, लेकिन ये पता है कि ये सारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ VED का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है वाइटल, इसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, ठीक है, VED एनालिसिस। फोर्थ वन इज़ HML, H का मतलब हाई, मीडियम एंड लो प्राइस का होता है मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज़ SDE, स्केर्स, डिफ़िकल्ट एंड इजी एनालिसिस। तो ऑल दीज 5 आर नथिंग, दीज आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब इनके हेल्प से आप इन्वेंट्री जितने होते हैं, जितने भी आइटम रहेंगे उनको आप मैनेज कर सकते हो वेल मैनर में।
ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भाई ABC एनालिसिस को, सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसको, ABC एनालिसिस। अब यहाँ पे आपको 3 अल्फ़ाबेट लेटर दिख रहे हैं ABC एनालिसिस में, ठीक है। तो ABC एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, जो आइटम रहते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, किसमें, A में, B में और C में। अब देखो मान लो अगर 1000 आइटम है उनको भाई 3 ही कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करके रख दिए। तो भाई अब हमें ये समझना ना कि A जो कैटेगरी है वो किस तरह का आइटम होगा, B जो कैटेगरी है वो किस तरह का आइटम होगा, C जो है कैटेगरी है वो किस तरह का आइटम होगा। और हम लोग ये सारे क्या, ये सारे आइटम के टाइप्स हो गए, 3 टाइप्स ऑफ आइटम। हमें ये भी पता है ना कि जितने भी आइटम्स होते हैं उन आइटम से क्या रिलेटेड रहता है, वैल्यू, मतलब उनसे रिलेटेड रहता है भाई, प्राइस से रिलेटेड होता है, ठीक है। अगर एक क्लास का जो आइटम रहेगा उससे भी उसकी कुछ अमाउंट या कुछ मनी, कुछ वैल्यू रिलेटेड रहेगी। सेम एज इट इज़ B आइटम के लिए भी रहेगा, C आइटम के लिए भी रहेगा। तो जो A वाला जो आइटम रहता है ना उसकी जो यूजेज वैल्यू, मतलब एक साल में जो उसकी टोटल वैल्यू लगने वाली है टोटल एक क्लास आइटम की, वो सबसे ज़्यादा रहेगी। कितना रहेगी, यूजेज वैल्यू परसेंटेज में देखेंगे अभी, और आइटम इन परसेंटेज। मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात ये क्लियर हो गया कि जो ABC एनालिसिस होते हैं ये आइटम्स के 3 कैटेगरी होते हैं, और इनका जो डिवीज़न किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल यूजेज वैल्यू, मतलब कि एक साल में इन सब का कितना इन्वेस्टमेंट लगता है मनी के टर्म में, ठीक है। उसी के बेसिस पे इनको क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। जो A आइटम है तो A आइटम में क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा इसकी भैया वैल्यू है, मतलब इसके पैसे इसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं, अप्रॉक्स 50 to 60%। और आपको इस बात से ये समझ में आ रहा होगा कि जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है उस आइटम को क्या करो, सबसे कम रखो। समझ में आ रहा है, उसको स्टॉक करके क्या रखो, सबसे कम रखो। और भैया B वाला जो आइटम है ना ये मीडियम आइटम है। क्या है, कैसा आइटम है, मीडियम, मतलब 30 से 40% इसको वैल्यू भी लगता है, मतलब इन्वेस्ट होता है एक साल में, और इसको हम लोग 30 से 40% भी अवेलेबल करवा कर रखते हैं। और जो C क्लास का जो आइटम होता है ये सबसे चीप, सबसे सस्ता होता है। तो इसकी जो एक साल में जो इसकी टोटल वैल्यू का 10 से 20% ओनली होता है, लेकिन जो आइटम रखते हैं हम लोग 50 से 60% तक रखते हैं। अब बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब देखो मैंने क्या किया ना कि जो महंगा आइटम है उसको सबसे कम रखा हूँ, ठीक है। जो महंगा आइटम है उसको सबसे कम रखा हूँ, B वाला जो आइटम है वो मीडियम है, और C वाला आइटम जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है उसको क्या कर दिया हूँ, ज़्यादा खरीद के रख लिया हूँ। देखो जो सबसे सस्ता को ज़्यादा खरीद के जब आप रख लोगे तो इसमें क्या होगा कि इस आइटम को ऑर्डर भैया एक टाइम, मतलब कि बहुत ही लंबे टाइम के बाद करना पड़ेगा। लेकिन जिस आइटम को आप कम खरीद के रखे हो उसको भाई जो ऑर्डर है वो क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट ऑर्डर करना पड़ेगा, जल्दी ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन ये भी तो फ़ायदा है इसमें भैया। देखो इतना ज़्यादा, जब मान लो सपोज़ करो अगर 100 रुपये में 50 रुपये का भाई एक आइटम एक खरीदने में चला जाता है, और B वाला जो आइटम है उसको 30 रुपये में चला जाता है, और ये आपका 20 रुपीज़ चला जाता है। आप क्या करोगे भाई, कम वाला जिसमें लग रहा है उसको भाई ज़्यादा अमाउंट और खरीद के रख लेते हो, जिसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है ना उसको कम लेके रख लेते हो। इससे फ़ायदा होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा होने वाला है वो बच गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसमें फ्रीक्वेंट रिव्यू करके देखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर कम खरीद के रखे हो तो ख़त्म हो गया कि अवेलेबल है, इसको फ्रीक्वेंट मतलब हर वीकली इसको रिव्यू करते हैं, हफ्ते भर में देखते हैं कि ये आइटम अवेलेबल है कि नहीं है। और जो ये मीडियम वाला प्राइस वाला है इसका भाई वैल्यू भी मीडियम में है, और इसका जो परसेंटेज ऑफ आइटम है ये भी मीडियम है, मतलब इसको हम लोग हर 3 महीने के अंदर इसको रिव्यू करते हैं। और जो C क्लास आइटम है भाई वैल्यू इतनी कम है ना, इसको हम लोग 6 महीने या तो 1 साल में इसको हम लोग रिव्यू करने का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। मतलब ये वाला आइटम अगर मंगवा लेते हैं तो 6 महीने या 1 साल तक टेंशन फ्री, मतलब अब इस आइटम के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ A और B वाले आइटम के बारे में सोचना है। तो इस क्लासिफिकेशन से हमें कितनी हेल्प मिल रही है कि हमें ये समझ में आ गया कि किस इन्वेंट्री को हमको कब मतलब रिव्यू करना है, कब खरीद के लाना है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि जो ABC एनालिसिस है इसमें आइटम का जो क्लासिफिकेशन किया गया किसके बेसिस में किया गया, तो आंसर आपको बोलना है एनुअल यूजेज वैल्यू। सालाना उसकी जो वैल्यू रहती है उस आइटम से रिलेटेड उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। बोलेगा सबसे कम आइटम इसमें हम लोग किसका रखते हैं, तो भैया B क्लास का रखते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम लोग सबसे कम स्टोर करके रखते हैं, और इसको फ्रीक्वेंट रिव्यू मतलब करना पड़ता है, हर हफ्ते भर में करना पड़ता है। B क्लास वाला मीडियम है तो हर 3 महीने में करते हैं, और C क्लास वाला जो आपका आइटम है इसको 6 महीने नहीं तो भैया 1 साल में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज पूछेगा किस आइटम का रखते हो, तो भैया C क्लास का। वाई, बिकॉज इट्स कॉस्ट इज़ लेस देन अदर 2 आइटम्स A एंड B। क्लियर है ये। अब अगर हम लोग इसको एक एक करके पॉइंट वाइज अगर समझना चाहिए तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, अगर A, B और C 3 टाइप्स के अगर आइटम हैं
तो भाई एक क्लास का जो आइटम रहेगा ये कितना रहेगा आपका, ये आइटम का वैल्यू अगर मैं बात करूँ इसमें जो आपको पैसे लगने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, ये 50 से 60% तक लगने वाले हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और इसमें कितना लगने वाला, 30 से 40%, और इसमें लगने वाला 10 से 20%, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी परसेंटेज कितना आइटम की रखते हो, तो ओनली 10 to 20%, बहुत ही कम रखोगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और बी वाला तो भैया मीडियम है, ये तो 30 से 40 में ही रहेगा, क्लियर है। और सी वाला आइटम इतना सस्ता है भाई, मार्केट से उठा के गोडाउन में भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो रिव्यू करोगे ये वीकली बेसिस पे करना पड़ेगा। किसके बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, बिकॉज द आइटम वी केप्ट वेरी लेस अमाउंट, ओके। और इसमें जो रहेगा ये भैया 3 मंथ में इसका रिव्यू होता है, 3 मंथ में चेक करना है ख़त्म हो गया कि बचा हुआ है। और इसको 6 मंथ और 1 ईयर के लिए, ठीक है, 6 मंथ और 1 ईयर के लिए। और ये जो होता है आपका आइटम होता है भैया, इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंट रिव्यू करना पड़ेगा, मतलब वीकली तो समझ में आ गया। उसके बाद अगर ये वाला इस आइटम की अगर मैं बात करूँ, जो आपका एक क्लास का जो आइटम रहता है, तो इस आइटम का जो हम लोग स्टोरेज रखते हैं, सेफ्टी स्टॉक क्या रखेंगे, सेफ्टी स्टॉक इसका रखेंगे वेरी लेस। सेफ्टी स्टॉक क्या रखने वाले उसका, वेरी लेस। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज कॉस्ट इज़ वेरी हाई। इसका जो सेफ्टी स्टॉक रखोगे ये रखोगे मीडियम, एंड द सेफ्टी स्टॉक ऑफ सी आइटम इज़ वेरी वेरी हाई बिकॉज इट्स कॉस्ट इज़ वेरी लेस, ओके। तो इसका जो रहेगा ये क्या होगा, इसका सेफ्टी स्टॉक हाई सेफ्टी स्टॉक। तो अगर इस तरीके से अगर भैया अगर पूछा भी जाए तो आप तुरंत यहाँ से आंसर बता सकते हो, क्लासिफिकेशन लिख भी सकते हो, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। और ABC क्लास जो आपके आइटम्स होते हैं, ABC जो आइटम है, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, तो आपको याद रखना है एनुअल यूजेज वैल्यू, मतलब साल भर में किसका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, वैल्यू का मतलब रुपया, ठीक है, उसके हिसाब से इसको बंटवारा किया गया है। तो आई होप आपको ABC एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे किसका, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसका नाम है आपका VED एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको, VED एनालिसिस। तो भैया सबसे पहले देखो फुल फॉर्म ही आपको पूछ लेगा व्हाट इज़ वी। तो यहाँ पर वी का मतलब होता है वाइटल। वाइटल मतलब ये एक ऐसा आइटम रहेगा प्रोडक्शन सिस्टम में जिसके बिना काम ही नहीं चलेगा। याद करो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, देन कन्वर्जिंग प्रोसेस, देन आफ्टर व्हाट आउटपुट। भैया इनपुट में क्या रहता है, रॉ मटेरियल। अगर मुझे ये बताओ अगर किसी प्रोडक्शन सिस्टम में रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या कुछ काम कर सकते हो? अरे भैया वो प्रोडक्शन सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये वाइटल आइटम के कैटेगरी में आ गया, ये तो रहना ही चाहिए। ई का मतलब हो गया क्या, इसेंशियल आइटम। ई का मतलब हो गया इसेंशियल आइटम्स, इसेंशियल आइटम। तो इसेंशियल आइटम वो आइटम्स होते हैं अगर ये स्टॉक आउट हो गया मेरे भाई, अगर ये स्टॉक आउट मतलब अगर ये ख़त्म हो गया तो इसके कारण जो आपकी घटना होने वाली है या जो प्रॉब्लम होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मशीन्स जो होते हैं प्रोडक्शन कहाँ पे करोगे, कैसे करोगे, हाथ पे कि हवा में? भाई मशीन्स में करोगे मेरे भाई। तो मशीन्स में करोगे, जब मशीन्स में किसी भी दो पार्ट का जब मूवमेंट होता है देन व्हाट, फ्रिक्शन विल बी देयर। और फ्रिक्शन के कारण ये क्या होता है, उन मटेरियल का भैया लाइफ ख़त्म होती है क्योंकि हीट का जनरेशन होगा, मटेरियल का एक्सपेंशन होगा। इसके लिए अगर मान लो लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह अगर यूज़ नहीं करोगे तो वो उसकी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी। लुब्रिकेटिंग ऑयल है बड़ा छोटा चीज़, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आगे बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। इसलिए इसको एसेंशियल आइटम की कैटेगरी में रख देते हैं। और डी जो हो गया ये डिज़ायरेबल आइटम। सपोज मान लो जो वर्कर काम कर रहा है उसके लिए अगर कॉटन के या जूट के कपड़े मान लो अगर नहीं भी रहेंगे तो भैया ये काम चल जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा आइटम हो गया, ये आपका एक डिज़ायरेबल आइटम का कैटेगरी में आ गया। तो ये एक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सेकंड क्लासिफिकेशन था, ठीक है, VED एनालिसिस। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या, FSN। FSN का मतलब क्या होता है, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम, ठीक है। F हियर स्टैंड फॉर फास्ट मूविंग आइटम्स, ये समझते हैं क्या होते हैं, फास्ट मूविंग आइटम्स। एंड S इज़ स्लो मूविंग आइटम्स एंड N इज़ नॉन मूविंग आइटम। मुझे ये बताना जितने भी सारे
आइटम्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो गोडाउन या दुकानदार होते हैं या कंपनी होती है, कहाँ पे रखेगी? स्टोर हाउस में रखेगी, ठीक है। तो देखना उसके स्टोर हाउस में जितने भी सारे यहाँ पे इन्वेंट्री जो भर के वो रखा हुआ है ना, तो कुछ ऐसी इन्वेंट्री रहेंगी भैया वो बहुत जल्दी मतलब फास्टली उसका कंजम्पशन होगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड होगा। कुछ ऐसी आइटम रहेगी जो बहुत स्लो उसका कंजम्पशन होगा, ठीक है, अगर उसका डिमांड कम है। और कुछ ऐसी होगी भैया उसका मतलब ना के बराबर उसका मार्केट में डिमांड हो रहा है। तो नॉन मूविंग और जो स्लो मूविंग जो आइटम है ये बड़े खतरनाक है, मतलब मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जा रही है। और किसी भी चीज़ की अगर मार्केट में रिक्वायरमेंट कम हो जा रही है, इट मीन्स व्हाट, वी आर अनएबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। मतलब अगर हम लोग जो भी कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम लोग सेटिस्फाई करने में क्या रह रहे हैं भाई, मतलब अनअवेलेबल हो जा रहे हैं, मतलब उसको करवा ही नहीं पा रहे हैं। जो कस्टमर को चाहिए वो उसको हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसी के लिए क्या हो जाता है कि जो भी आइटम रहता है उसका भाई मार्केट में डिमांड कम हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होगा भाई, मार्केट में हम लोग कस्टमर को क्यों सेटिस्फाई नहीं करवा पाते हैं? हो सकता है कि जो भी टेक्नोलॉजी मान लो कुछ लेटेस्ट आया होगा और मैं जो प्रोडक्ट रखा हूँ उसमें वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप भाई नोकिया के ले लो, नोकिया एक ज़माना था जो हर किसी के पास होता था, लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो भैया नोकिया को बोला कि भाई अब एंड्रॉयड रख लो, इसने नहीं रखा तो क्या हो गया, ये बर्बाद हो गया। मतलब हमको ज़माने के साथ अपडेट भी होना चाहिए, ठीक है, जैसा टाइम रहेगा उस तरह के हिसाब से हमें अपडेट होते रहना है। अगर आप अपडेट नहीं रहोगे इन द फील्ड ऑफ योर एजुकेशन, किसी भी फील्ड में लाइफ में, तो भैया आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, समझ रहे हो। एक टाइम ऐसे था जो पल्सर भैया ये बर्बाद हो गया था, फिर इसने अपने टेक्नोलॉजी में सुधार किया, देखो ये आगे चला गया। तो किसी भी आइटम का अगर नॉन मूविंग कोई भी आइटम है तो वो मार्केट में या तो उसकी टेक्नोलॉजी अगर उसकी सही नहीं है उसके कारण हो सकता है, ठीक है, या कुछ और भी अदर रीज़न हो सकते हैं। तो FSN में समझ में आ गया, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स की कैटेगरी ये होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो आपका नेक्स्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मेथड होता है, नेक्स्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका आता है HML, और H हियर स्टैंड फॉर हाई कॉस्ट आइटम, ठीक है, H हियर स्टैंड फॉर हाई कॉस्ट आइटम, और M हियर स्टैंड फॉर मीडियम कॉस्ट आइटम, मीडियम कॉस्ट आइटम, एंड L स्टैंड फॉर लो कॉस्ट आइटम। ओके, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जो आइटम्स होता है भाई हाई मीडियम लो, इसको भी यहाँ पे कॉस्ट के हिसाब से बांटा है। लेकिन अभी आप बोलोगे सर आपने ABC को भी तो कॉस्ट के हिसाब से बांटा था, लेकिन भाई मैं यहाँ पे बार बार चिल्ला के बोल रहा था ये एनुअल यूजेस वैल्यू, एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसके हिसाब से बांटा था। लेकिन ये यहाँ पर जो कॉस्ट होता है ये यूनिट कॉस्ट, मतलब एक यूनिट का जो कॉस्ट रहता है यहाँ पे उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। ये दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे अपना पूरा क्लियर रखना है। तो इसमें जो हाई कॉस्ट वाला जो आइटम रहता है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है फॉर सेफ्टी स्टोरेज के लिए, ठीक है। और भैया जिसका कम रहेगा कॉस्ट तो उसको भैया लेस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जो लास्ट आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टाइप है, तो उस इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टाइप को बोलते हैं SDE। इट मीन्स व्हाट, एस का मतलब क्या होता है, स्केर्स मतलब ये जो आइटम्स होते हैं SDE आइटम, इनका जो अवेलेबिलिटी होता है मार्केट में उनके हिसाब से इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब कि ये मार्केट में कितना अवेलेबल है या नहीं है उसके हिसाब से इसका अवेलेबिलिटी मतलब उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है कोई, तो भैया उसको जो यूरेनियम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन यूरेनियम क्या हो गया, हर जगह मिलता है क्या? अरे नहीं मिलता भैया, गिने चुने 36 या 39 वर्ल्ड में कंट्री में मिलती है ये, ठीक है, हमारे कंट्री में भी मिलती है बट वेरी लेस अमाउंट, बट और ऑल्सो नॉट इन गुड क्वालिटी, और वो गुड क्वालिटी में भी नहीं रहती है। तो समझ रहे हो, ये यूरेनियम क्या हो गया, एक स्केर्स प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत कम मिलता है। उसके बाद D रिफर्स ईयर डिफ़िकल्ट आइटम। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें जैसे न्यूक्लियस का मान लो यहाँ पे न्यूट्रॉन का जैसे ही मान लो यहाँ पे क्या करते हो भाई, उसका न्यूक्लियस में ये उसको बम्बारमेंट करके उससे वहाँ से जब एनर्जी को रिलीज़ करते हो तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे क्या यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो बोरॉन रॉड। तो भैया इसको भाई यूज़ करना बड़ी ही डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसको आप इस आइटम की कैटेगरी में रख सकते हो। और E इज़ अ ईजी आइटम, ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कूलिंग मीडियम के लिए अगर मैं वाटर का अगर यूज़ कर रहा हूँ तो भाई वाटर जो होता है इसकी अवेलेबिलिटी क्या होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख लिया, ठीक है। चलो इसको हम लोग नोट्स में भी देख लेते हैं सो दैट वी कैन रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके,
तो अभी अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के में ये देखा कि भाई इन्वेंट्री का जो किसी भी कंपनी में जो होती है वो थाउजेंड्स नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम रहता है स्टॉक में, तो उसको जो कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि भैया वो सेम अमाउंट ऑफ कंट्रोल हर एक आइटम को दे सके। तो इसीलिए उसने क्या किया है, इन जितने भी सारे ये जो आपके आइटम्स होते हैं उसको अगर प्रॉपर वे में अगर उसको कंट्रोल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो ये नेसेसरी होता है कि कुछ सेलेक्टिव अप्रोच लेते हैं, ठीक है, ताकि जो अटेंशन रहेगा रिक्वायर्ड होगा, जो अटेंशन आवश्यकता होगी हमें हर एक आइटम के लिए, तो उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से होगा और मिनिमम कॉस्ट के हिसाब से होगा। उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट ABC एनालिसिस देखा, फिर VED एनालिसिस, FSN, HML और SDE। फिर मैंने अभी आपको समझाया कि जो ABC जो आपको समझाया कि जो A क्लास का जो आइटम रहता है, ये जो इन्वेंट्री आइटम होता है इसमें A और जितने भी सारे आपके जो आइटम्स होते हैं ABC जो आपके 3 कैटेगरी के जो आइटम होते हैं, इनको क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल यूजेस वैल्यू, मतलब भाई हर साल में इसका कितना वैल्यू होता है टोटल वैल्यूज़ का, तो उसके हिसाब से इनको क्या किया, क्लासिफिकेशन ABC 3 कैटेगरी आइटम में क्या गया है। तो अगर एक कैटेगरी का आइटम की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60% इसका यूजेज आपका वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लेकिन आइटम रखते हैं कम, ज़्यादा महंगा तो कम आइटम रखेंगे, B वाला तो मीडियम रहता है, C वाला भाई सस्ता होता है इसलिए इसको ज़्यादा भर के रख लेते हैं ताकि इसको एक लंबे टाइम के बाद हमें रिव्यू करना पड़े, ओके। उसका हम लोगों ने समझा कि जो A क्लास का जो आइटम होता है, कुछ नहीं, जो ऊपर पढ़ा था समझा तो वही लिखना है कि इसमें जो टोटल इन्वेंट्री आइटम का 10 से आपका 20% रखते हैं, लेकिन क्योंकि भाई ये 20% ऑफ दिस आइटम्स अकाउंट फॉर 60% ऑफ इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू, इसलिए इसको हम लोग 20% रखते हैं, ठीक है। और ये जो आइटम्स रहते हैं इसका क्लोज कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और इसको जो हम लोग का जो क्वांटिटी होती है ये स्मॉलर क्वांटिटी में रखते हैं, क्योंकि भैया ये ज़्यादा महंगी होती है। लेकिन फॉर बैलेंस ऑफ दिस आइटम, इस आइटम को बैलेंस बनाने के लिए हमें पीरियडिकली ऑर्डर करना पड़ता है और मे भी हो सकता है कि हमें वीकली बेसिस पे इसको क्या करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है कि भैया ये इन्वेंट्री लेवल जो है अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा जो B क्लास का जो आइटम रहता है ये क्या मीडियम क्लास ऑफ आइटम रहता है, इसमें 30 से 40% इसका आइटम का वैल्यू भी रहता है और ये इतना क्वांटिटी के टर्म में भी रहता है। तो ये जो मिडिल लेवल का अगर आइटम है तो इसमें जो रिक्वायर होता है डिटेल हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसको मैनेज कंट्रोल करने के, लेकिन A आइटम से इसका लेस होता है, लेकिन जो C क्लास आइटम रहता है उससे इसका अटेंशन ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। और इसका जो कंट्रोल होता है ये इन सारे आइटम का, जिसको हम लोग B क्लास आइटम बोलते हैं, मैनेजमेंट इसको जो है सूटेबल सॉफ्टवेयर वगैरह के हेल्प से भाई इसको क्या करता है, B क्लास आइटम को कंट्रोल करता है कि भाई अवेलेबल है या नहीं है, और रिव्यू करके पता लगा लेता है, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी आपकी अवेलेबल है। C क्लास जो आइटम होते हैं अभी आपको पता है कि जो C क्लास का आइटम होते हैं भाई नंबर में तो ज़्यादा लेकिन वैल्यू में क्या रहेगा, सबसे कम। तो इसीलिए जो C क्लास के जो आइटम्स होते हैं इसका जो सेफ्टी स्टॉक रहता है भैया लिबरल, मतलब बहुत ही ज़्यादा करके रख लेते हैं और इसको 6 मंथ या 1 ईयर तक कर लिए रिव्यू मतलब करना नहीं पड़ता, ठीक है। और जो एनुअल और 6 मंथली में क्या करते हैं, ऑर्डर करेंगे, क्योंकि भाई ज़्यादा अमाउंट में इसको हम लोग करके रख लिए हैं लार्ज क्वांटिटी में, ओके। और इनका जो कंट्रोल होता है ये मतलब कनेक्टेड रहता है रूटीन चेकअप, मतलब एक लंबा टाइम के बाद रूटीन चेकअप देंगे कि हाँ यार इसको देखना है इस वाले आइटम को अवेलेबल है कि नहीं है, तुरंत नहीं सोचना इसके बारे में, ठीक है। VED एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया था, V4 वाइटल मतलब भैया वो ऐसा आइटम जो अभी नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं काम, जैसे कि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर रॉ मटेरियल। इसेंशियल मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो भैया आपको आगे चल के अगर ये स्टॉक आउट हो गया ना तो ये आगे जाके आपको वेरी हाई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। D हो गया आपका डिज़ायरेबल आइटम, जैसे कि कॉटन, जूट, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये पिन वगैरह हो गया, ये सारे डिज़ायरेबल आइटम है आपके प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। FSN ये आपका हो गया जितने भी सारे इसमें जो आइटम्स होते हैं इसकी हर एक आइटम की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहती है, मतलब भाई जो स्टोर हाउस में जितने भी आइटम रखे हुए हैं उनका मार्केट में अगर डिमांड भाई सेम नहीं रहेगा तो जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड रहेगी उस तरीके से यहाँ पे स्टोर हाउस से सप्लाई होता है, इसलिए बोला गया इसकी फ्रीक्वेंसी भाई अलग अलग होती है, ठीक है। और ये जितने भी सारे आइटम्स जो होते हैं ना, ये जो भी स्टोर हाउस में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, हैंडलिंग पैटर्न क्या रहेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। और ये जो क्लासीफाई जो अंडर S एंड के कैटेगरी में आते हैं जिसको हम लोग स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम बोलते हैं, इसमें अटेंशन ज़्यादा देना है, क्योंकि समझना हमें पड़ेगा कि ये सारे जो आइटम्स होते हैं भाई इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कहीं टेक्नोलॉजी में तो प्रॉब्लम नहीं है, या कुछ स्पेसिफिकेशन में, या उस आइटम से रिलेटेड कोई स्पेयर पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें समझना पड़ता है, ठीक है। F फॉर फास्ट मूविंग, S फॉर स्लो मूविंग, N फॉर नॉन मूविंग आइटम होता है।
HML का मतलब क्या होता है? HML मीन्स हियर हाई कॉस्ट, मीडियम एंड लो कॉस्ट। जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया आइटम्स का ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, मतलब एक यूनिट के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। ओके, और यहाँ पे जो हाई प्राइस वाला जो आइटम रहता है उसकी प्रायोरिटी दिया जाता है रिगार्डिंग सेफ स्टोरेज के टर्म्स में ज़्यादा दिया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ SDEAE, इसको बोलते हैं स्केयर, मतलब ये जो जितने भी सारे क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया आइटम का ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी पोजीशन के हिसाब से किया गया, ठीक है। तो भैया ये जो होता है ये बहुत स्केर्स, मतलब बहुत ही रेयर का होता है अवेलेबल मार्केट में। जैसे एग्जांपल मैंने दिया यूरेनियम का, डी फॉर रिफर्स टू डिफिकल्ट आइटम, जैसे बोरॉन को भैया हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ई फॉर इजिली अवेलेबल आइटम के केस में जैसे कि जो वाटर होता है वो इजिली अवेलेबल होता है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस MRP और MPS क्या होता है ये समझेंगे। इससे भाई बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं हर किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।